गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 4 में 2021 है, दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, फिर 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। वी हैव MCQs एज वेल ऑफ कोर्स। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, राइट। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जितने भी मेरे लेक्चर्स आते हैं सारे लेक्चर्स की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। ये है मेरा फेसबुक का पेज। आज की पहली खबर जो है एक बहुत ही अच्छी खबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक रिव्यू किया है कि हमारे देश में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये कोविड-19 क्राइसिस को फाइट करने के लिए हमें चाहिए नर्सेज, हमें चाहिए डॉक्टर्स एक्सेट्रा। और कुछ दिनों पहले ही याद है आपको, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस किया था कि कुछ रूल्स में चेंज अगर हम कर दें तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यही एक डिसीजन जो है वो सरकार ने लिया है। एज यू कैन सी, मेडिकल इंटर्न्स टू बी डिप्लॉयड इन कोविड मैनेजमेंट ड्यूटीज़। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। बहुत सारी जगहों पर हमें एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 की रिकवरीज जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए, नॉट एट ऑल। 1500 pressure swing absorption oxygen generating plants being developed to increase availability of oxygen in country। 1500 जितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन की बात करें तो 15 करोड़ 72 लाख लोगों को कोविड वैक्सीनेशन जो है वो दिया गया है जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक। और कल हम बात कर रहे थे कि इसकी स्पीड जो है वो हमें और ज़्यादा बढ़ानी है। Mamata Banerjee stakes claim to form government in West Bengal, of course. Fourth consignment of medical supplies containing 60 ventilators arrives from UK to India. UK से भारत ये फोर्थ ऐसा कंसाइनमेंट है और इसमें 60 वेंटिलेटर्स भारत को मिले हैं। PM Modi reviews COVID-related initiatives by इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने जो अलग अलग खास करके जो ऑक्सीजन है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन जो है उसको आप एरोप्लेन से नहीं ले आ सकते, कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से, प्रेशर अप एंड डाउन होने की वजह से। तो बेस्ट थिंग इज़ आप वाटरवेज के माध्यम से एक बड़ी क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले आ सकते हैं। तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी लॉन्च किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन फ्रीडम ऑफ प्रेस एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेकर साहब ने यह कहा कि भारत का संविधान जो है ये एक मौलिक अधिकार के तौर पर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। IGST जो कोविड रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज के ऊपर लगाई जाती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो सेंटर ने इसको वेव कर दिया है। फिर गवर्नमेंट ने यह भी एक बात बताई है कि जो मार्केट में एक कोविप्री नाम का इंजेक्शन चल रहा है, तो ये कोविप्री एक फेक इंजेक्शन है, इसको ना ख़रीदें। बांग्लादेश का जो लॉकडाउन है उसको 16 मई के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया रिकॉर्ड्स 2 केसेस ऑफ हाईली इन्फेक्शियस कोविड-19 वेरिएंट। वहाँ पर 2 ऐसी जगहों पर ये 2 ऐसे केसेस मिले जहाँ पर ये हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट जो है वो देखने को मिला है। कोंगो ने इबोला आउटब्रेक का अंत घोषित किया है। अब देखते हैं कि रियलिटी इसकी क्या है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि नाइजर जो है, साउथ वेस्ट नाइजर एक देश का नाम है, नाइजीरिया से अलग देश है ये। तो नाइजर में एक व्यक्ति ने 16 वहाँ के सोल्जर्स जो हैं उनकी हत्या कर दी और दूसरे 6 ऐसे सोल्जर्स को इंजर्ड किया है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो देयर इज़ अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन अप्रैल फैक्ट्री एक्टिविटी में अप्रैल में थोड़ी बहुत हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग।
बीच में ऐसा था कि लॉकडाउन के डर की वजह से ये लग रहा था कि अब लॉकडाउन आ जाएगा और फिर से इश्यू, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो लेबर हैं, बहुत सारे मज़दूर जो हैं वो अपने गांव वापस चले गए, तो फिर फैक्ट्री एक्टिविटीज़ जो है उसमें एक डेफिनेटली एक प्रकार का स्पीड ब्रेकर का माहौल तो देखने को मिला ही था। लेकिन अब ऐसा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज दिस, ओके, यस, सो अब ऐसा हुआ है कि ये जो IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है PMI, तो मार्च में ये था 55.4। वैसे इसमें ये होता है, ये जो PMI आता है इंडेक्स, ये सर्विसेज का, फिर मैन्युफैक्चरिंग का, फिर एक जॉइंट भी निकाला जाता है जिसमें सर्विसेज और मार्केट दोनों को एक साथ देखा जाए, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को एक साथ देखा जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर 50 से ज़्यादा हैं, 50 से अप हैं, राइट, या लेट्स से 50, 51 है, 51.5, फिर 52, ऐसे अगर आंकड़े हैं तो दैट मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपांड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और 50 से जब ये कम चला जाए, लेट्स से 49.5, 49 या फिर 48.5 वट एवर, राइट, तो ये जैसे 50 से कम होता है दैट मीन्स वो माइनस में जा रहा है, 50 से ऊपर है तो प्लस में जा रहा है। तो मार्च में ये कितना था, 55.4, और अप्रैल में ये 55.5। तो भले ही इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत अच्छा तो हुआ है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। फ्लोर सेट फॉर टैक्स बेस्ड इनकम क्रिएटेड इन इंडिया. India on Monday operationalized the significant economic presence regime by prescribing a threshold over which income attributable to business in the country would be taxable here. बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि अगर आप बाहर की कंपनी हैं, अगर किसी देश से हैं, या फिर आप कोई लेट्स से नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, आपने भारत में पैसे कमाए तो आपको उसका टैक्स जो है वो भारत में पे करना पड़ेगा। तो जैसे हांगकांग की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो उनका जो उनका सेटअप जो है वो हांगकांग में किया गया है, लेकिन वो पैसे भारत से कमा रहे हैं। ऐसी कुछ ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी कोई ऐसी हांगकांग जैसे देश के साथ जो इस चीज़ को लेकर टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर टैक्स नहीं पे करते और फिर वहाँ पर भी वो बच ही जाते हैं। तो अब भारत सरकार ये करने वाली है कि 1 अप्रैल 2022 से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तब से ये होगा कि अगर आप बाहर की कंपनी है, लेट्स से अमेजोन, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, तो अगर आपने भारत में पैसे कमाए तो फिर आपको उन पैसों का टैक्स जो है वो भारत में पे करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, बिजनेस इज कीन ऑन एनहेंस्ड इंडिया यूके ट्रेड पार्टनरशिप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और उनके काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन के बीच में एक वर्चुअल समिट होने वाली है, और इस वर्चुअल समिट के बारे में जो यूके इंडिया बेसिकली आज होने वाली है, तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है उसका कहना यह है कि दोनों देशों के बीच में एक एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप ETP तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो भी मार्केट को लेकर बैरियर्स हैं, हम उनकी XYZ मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो वो नहीं बेच सकते, कुछ हर्डल्स वो फेस कर रहे हैं। तो एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप से क्या होगा, जो मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर चीज़ें हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक जर्नी होगी। धीरे धीरे ये एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे ले जाएंगे। भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, इतना वक्त ना लगे तो अच्छा है, लेकिन जल्द से जल्द हम दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अगर हम यूके से ज़्यादातर चीज़ें, लेट्स से 80% जितनी चीज़ें जो यूके से फिर भारत आएगी तो उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी, और भारत से यूके जो चीज़ें जाएगी उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। और ये जो काउंसिल है, काउंसिल का कहना ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स में, डिजिटल, ICT, फूड एंड ड्रिंक, डिफेंस, हेल्थ केयर, फार्मा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हर एक क्षेत्र में ये जो ETP है इसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स। आज का पहला जो टॉपिक है ये भी एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी के साथ ज़्यादा। जीएसटी कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है आज तक, जब से 1 जुलाई 2017 से लेकर आज तक, जब से जीएसटी रेजिम चल रही है तब आज तक का सबसे बेस्ट 1,41,384 करोड़ जो हैं वो रेवेन्यू में मिले फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन रहा। इससे पहले जो महीना था उसमें हमें 1.24 मिला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लगभग 20,000 करोड़ जो हैं वो ज़्यादा मिले हैं। और एक बहुत ही बुरा वक्त भी देखा लॉकडाउन के टाइम पर। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया था, लेकिन फिर अक्टूबर 2020 से चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगी और फिर हमें 1.05 लाख करोड़ रुपीस मिले और उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेडी पिक ही नज़र आ रही है। उसके बाद आंकड़ा जो है वो ऊपर ही जा रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। इसका मतलब ये भी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आई वोंट यूज़ द वर्ड काफ़ी अच्छी चल रही है एट द प्रेजेंट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अब लोकल लॉकडाउन है तो उसकी इम्पैक्ट हमें बाद में देखने को मिलेगी। लेकिन सो फार ये आंकड़े जो आ रहे हैं दैट डेफिनेटली इंडिकेट्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये अब सेकेंड वेव का है, और बहुत सारी जगहों पर जैसे मैंने आपको बताया और आप सबको पता है कि लोकल लॉकडाउन्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल के लगाए गए हैं। तो सप्लाई चेन के ऊपर इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली यस, हम ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले करते थे आजकल नहीं करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम सामान खरीदने के लिए यहाँ वहाँ जाते थे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर लोगों ने एक रोक लगा दी है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आने वाले टाइम में। दूसरी जो चीज़ है, जो ये जो आंकड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिला, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई है। इसी के साथ साथ देखिए बहुत सारे बिजनेसेस को ऑडिट एडवाइस मिली होगी कि आप अपना जो भी लास्ट ईयर का पैसा पे करना है तो डू इट। दूसरी चीज़ कंप्लायंस रेजिम भी काफ़ी अच्छी हुई है। ये टैक्स को जो एनफोर्स करने का काम है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो दैट इज़ वन रीज़न ज़्यादा लोग अब टैक्स के जीएसटी के सर्कल में आने लगे हैं, तो कलेक्शन भी ज़्यादा होगा। और जो प्रॉब्स चल रही, जो इंक्वायरीज चल रही है, तो उसमें हमें एक प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो फेक बिल्स कम जनरेट हो रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं उनको, आई एम नॉट सेइंग सभी को, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर रीज़न बिहाइंड हायर जीएसटी कलेक्शन। ये सारी चीज़ों की वजह से जीएसटी का कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल जो लोकल लॉकडाउन है उसमें ट्रक्स हैं, फिर कैरी जो गुड्स लेकर यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो इन सारे व्हीकल्स को छूट है। तो सप्लाई चेन के ऊपर इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। हाँ, डिमांड जो है वो चीज़ों की थोड़ी कम हो सकती है। और क्रिसिल ने ये वार्निंग दी है कि जीएसटी ई वे बिल्स जो हैं वो कम जनरेट होंगे, ख़ास करके मिड अप्रैल, और उसके बाद जो हैं जीएसटी ई वे बिल्स कम जनरेट होंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत इसमें ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ग्रोथ हिट एन 8-month लो इन अप्रैल एज पर आईएचएस मार्केट। जो अभी हमने आंकड़ा देखा था आईएचएस मार्केट का, वेयर इज इट, यस हियर वी गो। तो आपने देखा जो ये 7th month लो हमें देखने को मिला। इससे पहले के आंकड़े काफ़ी अच्छे हुए थे। और फिर हम कहाँ पे थे, वी वर हियर राइट, आईएचएस मार्केट। और अब द ओनली सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कि इन्फेक्शन को रोका जाए और वैक्सीनेशन दी जाए, ताकि हम बैक टू नॉर्मल जो जीवन है वो जीने लगे। बहुत सारे देशों में बैक टू नॉर्मल जीवन जो है वो एक रियलिटी बन चुका है। और सरकार को चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाए। इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग स्लैब्स जो हैं उसमें से निकाल कर आपको टैक्स रेट के स्लैब्स को भी आपको सॉल्व करना है। फिर बहुत सारी चीज़ों को एग्जेम्पशन में रखना है, जैसे कि क्रिटिकल पेंडेमिक सप्लाईज जो हैं तो उनका रेट चेंज करना। फिर फ्यूल जो पेट्रोल डीजल हैं तो उनको जीएसटी के तहत लाना।
तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एक मीटिंग डेफिनेटली जल्द से जल्द होनी चाहिए, और मेक श्योर कि लास्ट ईयर जो इश्यू हमने देखा, फेस ऑफ हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने उसका एक पूरा इश्यू हुआ था। आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पर पैसे रिलीज़ नहीं किए थे, फिर बहुत सारी ऑफर्स दी थी, और फाइनली फिर कहा कि चलो हम मार्केट में से बोरो करके आपको पैसा दे देंगे, वो टैक्स और सारी इंटरेस्ट और सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी। तो फिर फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद। तो ऐसी सिचुएशन हमें फ्यूचर में देखनी नहीं है। एन एवॉइडेबल ट्रेजेडी, ये एक डेफिनेटली गवर्नेंस का फेलियर है कि हमारे देश में लोगों की जो मृत्यु है ये एक कोविड डिजीज़ से कम, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, एक ऐसी चीज़ अगर आपको मेडिकल सप्लाई अगर आपको मिल जाए, एक मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए, तो आपकी जान बच सकती है। तो ये सिचुएशन हमारे देश में आज भी चल रही है। कल एक बहुत ही दुखद विजुअल्स भी मैंने देखे जब रात को मैं थोड़ा न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो एक अस्पताल के बाहर जो हैं महिलाएं रो रही थी, और इट वाज वेरी सैडनिंग के वहाँ पर आप देखें कि 24 ऐसे पेशेंट्स जो हैं, वीकेंड के टाइम पर 24 लोगों की कर्नाटका के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, और उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं था। फ़िलहाल हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेशन का काम जो है वो स्टील कंपनीज़ कर रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू दिस स्टील कंपनीज़। और जामनगर में जो अंबानीज़ हैं, उनका जो एक उनकी रिफाइनरी जो है, वहाँ पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कुछ चीज़ों में चेंज करके दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग ऑक्सीजन और हर एक जगह पर पहुँचा रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे देश में ये जो अलग अलग स्टील मेकर्स हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। तो ये हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि एलोकेशन, ऑक्सीजन का एलोकेशन किस राज्य को कितना दिया जाए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो राज्य सरकार को प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब हो ये रहा है कि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन आज भी टाइम पर नहीं मिल रहा है, और हर एक राज्य के ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी अप एंड डाउन होती है डिपेंडिंग ऑन द केसेस के। पता नहीं कब किस व्यक्ति को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो फिर अप्स एंड डाउन्स डिमांड और सप्लाई में होते रहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम अच्छे मैनेजमेंट से अब सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर हार्ट फ्रेंचिंग अकाउंट्स ऑफ सिटीजन्स बीइंग लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। कई जगह पर सिटीजन्स को खुद ऑक्सीजन की बोतल की फैसिलिटी क्रिएट खुद करनी पड़ती है, सरकार की कोई मदद नहीं है कई जगहों पर। दूसरी जगहों पर हमें यह देखने को मिलता है कि दो राज्यों के बीच में, फिर राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भी एक ब्यूरोक्रेटिक स्टैंड ऑफ, झगड़ा, एक राज्य का झगड़ा, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ ऑक्सीजन को लेकर। फिर एक राज्य का ट्रक कहीं पर जा रहा है तो उसको रोक दिया, तो ये इश्यूज़। फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें जा रही तो उनको रोक दिया। तो ये पूरा अप्रोच जो है वो हमें एज ए गवर्नमेंट, एज ए होल, एज वन यूनिट देखना होगा। नॉट एज कि आप अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और स्टेट के हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी के हैं। दिस ऑल थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज़ें नॉर्मल टाइम में हम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट वी हैव टू थिंक एज वन यूनिट, एज वन नेशन, वरना फिर ये कोविड की फाइट जो है वो हम हार जाएंगे, और बहुत सारे परिवार ऑलरेडी बिखर गए हैं। वी डोंट वांट टू सी मोर फैमिलीज सफ़र लाइक दिस। तो अब सरकार ने ये जो कुछ डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम जो पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएट की एग्ज़ाम जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, और ऐसे जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनको ऑन बोर्ड लाया जाएगा। तो जो आज की डिस्कशन की हमने शुरुआत की, जो फर्स्ट हमारा न्यूज़ आइटम था, और इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने एक बहुत ही एक अच्छे डॉक्टर ने आर्टिकल लिखा था, जो मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले ही एक्सप्लेन किया था, तो उन सारे पॉइंट्स की याद आ गई। इज इट नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ए वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल एंड एनिमल्स। मॉडर्न पैथोलॉजी के पिता पिता के तौर पर फेमस एक व्यक्ति, द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव जो हैं
उन्होंने 1856 में रुडोल्फ विर्चो ने यह कहा था कि देयर आर एसेंशियली नो डिवाइडिंग लाइंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन मेडिसिन। अब एक जानवर हो या फिर इंसान हो, उनको जो मेडिसिन देनी है वो नियरली सेम मेडिसिन आप उनको देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई ख़ास एक डिवाइडिंग लाइन नहीं है, ऐसा 1856 में उन्होंने कहा था। 24 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है, और ये जो वर्ल्ड वेटरनरी डे है, इस दिन पर यह तय किया, मीन्स ये बात सामने आई कि एक इंटरकनेक्टेडनेस है। एनिमल्स, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हम ये भी देखते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड भी है, व्हाट वी से, बायोस्फीयर, इज़न्ट इट, जहाँ पर आपको पानी, ज़मीन, हवा, ये सारी चीज़ें, फिर सनलाइट और ये सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें एक ऐसी चीज़ क्रिएट करती है, एक ऐसे पॉइंट पर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जीवन का जन्म होता है। तो यहाँ पर ग्रास भी आ गया, आपका ट्रीज़ आ गए, एनिमल्स आ गए, राइट, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी चीज़ें जो इकोसिस्टम है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, एनवायरनमेंट, राइट। और इसको कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। हम सिर्फ हमारी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। आज तक क्या हुआ है कि हमने हमारी हेल्थ के बारे में सोचा, हमारी हेल्थ के लिए हमने हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, हमने दवाइयाँ निकाली, हमने एम्बुलेंसेस क्रिएट किए, हमने डॉक्टर्स क्रिएट किए, सो मेनी थिंग्स। लेकिन अगर हम सिर्फ हमारी हेल्थ के बारे में सोचेंगे और एनिमल वर्ल्ड की और एनवायरनमेंट की हेल्थ को डैमेज करेंगे, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कोरोना वायरस जैसे डिजीजेस। और ये जो बच्चों को डराते हैं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी। ये रियलिटी है कि अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे तो और ज़्यादा ऐसे ख़तरनाक जूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर हो सकते हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि अभी जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इसमें टू थर्ड यानी कि 66%, टू थर्ड या फिर उससे भी ज़्यादा, मोर देन टू थर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ आर जूनोटिक। जूनोटिक यानी कि एक ऐसा डिजीज़ जो एनिमल में से ह्यूमन बीइंग में हो सकता है, और वाइस वर्सा भी है कि ह्यूमन बीइंग का कोई जो हमारा कोई ऐसा हमारे अंदर जो डिजीज़ है वो डिजीज़ फिर एनिमल को भी हो सकता है। Another category of diseases that is called anthropozoonotic. Anthropozoonotic infections get transferred from humans to animals. इनको जो particular word है that is this one, anthropozoonotic, कि human beings से फिर animals में वो वायरस या फिर इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है। अब देखिए, पिछले कई सालों के कुछ वायरसेस जैसे कि निपा वायरस, इबोला, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज़ मर्स, फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे की लिंकेज जो है वो एनवायरनमेंट, एनिमल्स और ह्यूमन हेल्थ के साथ है, और ये सारे के सारे जो हैं वो एक प्रकार के ज़ूनोटिक डिजीज़ हैं। हमारे देश में वन हेल्थ के विजन को भारत ने माना है, और भारत ने मिलकर ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का FAO, फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक ने जो मिलकर एक गोल बनाया है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो उसको भारत सपोर्ट करता है। भारत ने 1980 से ही एक कमेटी बनाई थी, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस, और नागपुर में इस साल फंड्स सैंक्शन किए गए हैं कि नागपुर में इस साल हम एक सेंटर फॉर वन हेल्थ स्थापित करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उन्होंने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं, और ये स्कीम्स में ऐसा है कि राज्य सरकारें 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट 60% निकालती है। पैसों की बात है, ये स्कीम्स में फंडिंग जो है वो ये वन हेल्थ के साथ जुड़ी हुई जो स्कीम्स है उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो 90% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% जो है वो पर्टिकुलर राज्य निकालते हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ में 100% ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग रहता है ये वन हेल्थ स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए।
नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के लिए भारत सरकार ने 13,343 करोड़ रुपीस जो हैं वो सैंक्शन किए हैं, ताकि हम फूड एंड माउथ डिजीज़ और जो ब्रूसेलोसिस जो है इसको कंट्रोल कर सके। मिनिस्ट्री के तहत एक डिपार्टमेंट भी खोला जाएगा, वन हेल्थ यूनिट भी खोला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ आज भी चल रहे हैं ज़ूनोटिक, जैसे कि रेबीज़ हैं। तो रेबीज़ जो है ये, इसकी वजह से WHO ये कहता है कि हर साल $6 बिलियन का नुकसान होता है। और हमारे देश में 97% जो रेबीज़ के केसेस हैं वो डॉग्स की वजह से होता है। किसी को एक रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग ने काट लिया, फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर जीवन बर्बाद हो जाता है, तो डॉग की ट्रीटमेंट से हम इस प्रकार के डिजीज़ को रोक सकते हैं। और कोविड, राइट, उसके बारे में तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो कोविड भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। तो अगर हम एनवायरनमेंट की हेल्थ को नहीं देखेंगे, अगर हम चीज़ों को वन हेल्थ के पॉइंट पर टोटालिटी से नहीं देखेंगे, तो फिर ऐसे डिजीज़ जो हैं वो आते रहेंगे। लास्ट आज का टॉपिक है द न्यूक्लियर चैलेंज। हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में। हाल ही में मिस्टर बाइडन ने ये कहा कि ये जो ईरान और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और इस स्टेटमेंट से जो नॉर्थ कोरिया है वो काफ़ी नाराज़ हो गया और उन्होंने कहा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा दुश्मन है और हॉस्टाइल है और काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर है। तो ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, ये है उनकी बॉर्डर। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। एक तरफ है जापान सी, एक तरफ आपको यहाँ पर चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। यू हैव ईस्ट चाइना सी हियर, ये ईस्ट चाइना सी का पानी है। रशिया के साथ भी एक छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, और दूसरा जो देश है दैट इज़ साउथ कोरिया ऑफ कोर्स, जिसके साथ अपनी फिजिकल बॉर्डर जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला एक देश है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो 1953 से ही ख़राब है। 1953 से जब से कोरियन वॉर ख़त्म हुए तब से, मीन्स ख़त्म तो नहीं हो ऑफिशियली, लेकिन जब लड़ाई बंद कर दी तब से साउथ कोरिया को यूएसए ने सपोर्ट किया और यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया। और अब एक लंबे टाइम से नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है, बना रहा है। तो यूएसए चाहता है कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया इन सारे देशों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा। तो यूएसए का मेन प्लान यही चल रहा है कि कैसे इस कोरियन पेनिनसुला को डी न्यूक्लियराइज किया जाए, कि कैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने वेपन्स को छोड़ दे, उसका एक सेक्रीफाइस कर दे या फिर त्याग कर दे। तो इस चीज़ के ऊपर कोशिश हो रही है। मिस्टर बाइडन इज़ लाइकली टू स्टेयर बिटवीन बाराक ओबामा स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स टॉप लेवल समिट्री। ये जो मिस्टर बाइडन है वो बाराक ओबामा ने जो एक धैर्य के साथ काम किया और ट्रंप ने जो एक एग्रेशन से काम किया, तो उस दोनों के बीच मिक्स ऑफ बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ का इस्तेमाल करेंगे। वो धैर्य भी रखेंगे और थोड़ा बहुत एग्रेशन भी दिखाएंगे। तो ये एक चीज़ शायद वो फॉलो करें। और जब से नॉर्थ कोरिया की बात करें, जब से ये युद्ध ख़त्म हुए हैं, तब से आज देखें आप, आई एम टॉकिंग अबाउट 53, उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं तो उन्होंने हमेशा ट्राई की है, नॉर्थ कोरिया के, यूएसए के प्रेसिडेंट्स ने ट्राई की है कि नॉर्थ कोरिया के साथ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। क्लिंटन साहब ने कुछ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की शुरुआत की, फिर ओबामा ने बातचीत और ये सारी चीज़ों की शुरुआत की, और फिर ट्रंप के टाइम पर हमने देखा कि मीटिंग्स हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी यूएसए के प्रेसिडेंट ने वहाँ के जो हेड हैं, ये किम जोंग उन और उनके फादर या फिर उनके ग्रैंडफादर से अगर आप देखें, तो तब से लेकर आज तक किसी भी इस किम परिवार के व्यक्ति ने यूएसए के रनिंग जो कंटिन्यूस में एक प्रेसिडेंट है, इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट के साथ कभी भी डिस्कशन नहीं की थी। लेकिन मिस्टर ट्रंप साहब ने 3 बार ऐसे मीटिंग्स की, लेकिन इस मीटिंग में कोई भी सॉल्यूशन निकालने में दोनों देश जो हैं वो कामयाब नहीं रहे। ट्रंप ने ये कहा कि आप वेपन्स छोड़ दीजिए, हम सैंक्शंस हटा देंगे। उन्होंने कहा कि आप सैंक्शंस धीरे धीरे हटाइए, धीरे धीरे हम वेपन्स छोड़ देंगे। तो ये सारे टॉक्स जो हैं, हार्ड टॉक्स एक दूसरे के साथ दोनों देशों ने किया। लेकिन फाइनली जो हैनोई में मीटिंग हुई थी, 3rd मीटिंग, उस मीटिंग के बाद कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। अब सिचुएशन ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है नॉर्थ कोरिया के लिए। तो ये एक राइट वक्त है कि मिस्टर बाइडन जो है वो इस वक्त का फ़ायदा उठाएं, उनके साथ उनको टेबल पर बुलाएं मिस्टर किम को, और उनके साथ डिस्कस करके कोई
सॉल्यूशन निकालें। ये पूरी दुनिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए और नॉर्थ कोरिया, यूएसए के लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा होगा, एक एग्जाम्पल होगा कि इतनी लंबी दुश्मनी भी अगर आप अंत ला सकते हैं तो फिर दूसरे प्रॉब्लम्स भी हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। कल पूछा गया क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 थोड़े पॉलिटिकल क्वेश्चंस मैंने जानबूझकर पूछे हैं, बट आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू हैंडल इट। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।